नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 24 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 23 पास हो गए हैं। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में नए पद सृजित किए गए हैं। 71 महाविद्यालय में 71 प्राचार्य, 150 सहायक प्राचार्य, 600 के करीब क्लर्क नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही बिजनौर में निजी विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। महाकुंभ के लिए देश भर में रोड शो होंगे। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस में भी रोड शो किए जाएंगे। वाहन और रोड शो के लिए 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 20 से 25 लाख रुपए एक रोड शो के लिए खर्च किया जाएगा। विभागों को ऋण के लिए 16,399 करोड़ 82 लाख विदेश से लिया गया है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार ने ली है। डिफॉल्ट होने की दशा में विशेष फंड जारी होगा। तो 23 ऐसे प्रस्ताव हैं जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में पास किए गए हैं। 24 कुल प्रस्ताव इसमें लाए गए थे। इकहत्तर महाविद्यालय है, तो 71 तो प्राचार्य के पद हो ही गए स्वाभाविक रूप से। 16 के एवरेज से 1136 सहायक प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, और 9 क्लास 3 के हिसाब से 639 क्लास 3 के पद, और 10 क्लास 4 के हिसाब से 710 क्लास 4 के पद ये सृजित होंगे, और एक रोजगार के अवसर यहाँ पर लोगों को उपलब्ध होंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और वो सुचारू रूप से संचालन होगा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एक विवेक विश्वविद्यालय को संचालन का प्राधिकार प्राप्त, आज के प्रस्ताव से प्राधिकार निर्गत किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अब एक और नया विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएगा, और इसके माध्यम से जो हम देख रहे हैं कि जब से निजी विश्वविद्यालय आए हैं तो सरकारी विश्वविद्यालयों की भी गुणवत्ता बढ़ी है, और क्योंकि प्रतिस्पर्धा उनसे उनको करनी पड़ती है, और ये तो अच्छे विश्वविद्यालय इनको भी करनी पड़ेगी अब सरकारी से। और आज उसी का परिणाम है कि जब ये कंपटीशन हुआ है, प्रतिस्पर्धा हुई है, कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2-2.5 साल के अंदर पूरे देश के सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय बन चुके हैं। इससे पहले ए श्रेणी के भी नहीं थे, अब 7 A++ सरकारी विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग में, और 4 A+ ग्रेडिंग में, और निजी विश्वविद्यालय 6 A+ में और 4 A ग्रेडिंग में। इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय 500वीं प्रथम श्रेणी में नहीं था रैंकिंग में। आज 100 की उसमें 3 विश्वविद्यालय आ चुके हैं प्रथम 100 में, एक 74, एक 97, एक 94, और यूजीसी ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। यानी ये सब इसी का परिणाम था, जब निजी विश्वविद्यालय को यहाँ पे अवसर प्रदान किए जाने लगे तो सरकारी विश्वविद्यालयों को भी अपनी प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता बढ़ानी पड़ी। उसका परिणाम मैं आपके सामने रख रहा था कि ये परिणाम हुए। तो एक विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर को और अवसर मिल रहा है, उसको आज के प्रस्ताव में प्राधिकार पत्र मिला है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, जो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ उसमें प्रस्ताव लाए गए हैं? महत्वपूर्ण ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिससे आने वाले वक्त में यूपी का जो है विकास और ऊंचाई छुएगा? बिल्कुल दिव्या जी, देखिए 24 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, और जो 23 प्रस्ताव हैं उनमें जो प्रमुख है वो उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया है। जिस तरह से रोजगार के नए सृजन की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उस क्रम में 71 महाविद्यालयों में करीब 71 प्राचार्य, 150 सहायक प्राचार्य, 600 के करीब क्लर्क नियुक्त किए जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। शिक्षा के जगत में इस तरह की जो
इस तरह का जो कैबिनेट का जो आज प्रस्ताव पारित हुआ है, इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था। जी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला है ऐसा प्रस्ताव है जो हम्म। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेके आने जा रहा है। इसके जी। अलावा अगर बात करें तो बिजनौर जैसे महत्वपूर्ण जगह पर, चूंकि एकदम उत्तर प्रदेश का हार्ट माना जाता है, बिजनौर से जो रिलेटेड जितने भी जिले हैं एकदम बीच में है और वहाँ पर बहुत ही जरूरी थी एक निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति वहाँ दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो चित्रकूट जैसे जगह में, जो कि पिछली सरकारों में काफी उपेक्षित एक तरह से मंडल रहा करता था, चित्रकूट में बहुत दुर्गति होती थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद चित्रकूट के लिए एक अलग पैकेज का इस्तेमाल योगी सरकार ने किया और उसके अंतर्गत करीब 800 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो चित्रकूट में लगाया जाएगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ है, जो कि जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर से इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तैयारियां तो अभी से शुरू है, लेकिन धरती पर अगर हम देखें जमीनी स्तर पर तैयारियां दिसंबर से पूरी तरह शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए करीब एक बड़ा जो है अमाउंट रिलीज किया गया है। करीब 600 करोड़ रुपए से जो है कई ऐसे रोड शो है जिनको अनुमति मिली है, जो रोड शो किए जाएंगे। और ये जो 600 करोड़ रुपए है, ये दूसरे जगह से ऋण उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य विभागों को, कला संस्कृति विभाग को और अन्य विभागों को मिलेगा। और अगर ये बाय द वे ये विभाग उस ऋण को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार विषम परिस्थितियों में अपने प्रस्ताव का प्रयोग करके इतनी धनराशि जो है आवंटित करेगी और वो फिर जहाँ से ऋण लिया हुआ है वहां पर प्रदत्त करेगी, यानी देगी। तो इस तरह से जो 23 बड़े प्रस्ताव थे उसमें शिक्षा की बात कर लें, हिंदू सनातन संस्कृति की बात कर लें या फिर स्वास्थ्य की बात कर लें, इन सब विषयों पर जोर दिया गया है। और निश्चित रूप से जब इस तरह से विद्यालयों को मान्यता मिलेगी, विद्यालयों को अनुमति मिलेगी, तो निश्चित रूप से 200 से 250 का जो एक नंबर होता है पूरे विद्यालय महाविद्यालय को चलाने में, उतने लोग रोजगार से आच्छादित होंगे। और इसके अलावा कुंभ में करीब नहीं कुछ तो 2.5 से 3 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है जमीनी स्तर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानपुर के 80 गांव विकास प्राधिकरण से जोड़े गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि कानपुर का जो एरिया है वहां पर उद्योग के रूप में कानपुर को उद्योग की धरती के रूप में लोग जानते हैं। और वहां पे जो छोटे छोटे गांव थे जो कट रहे थे कानपुर विकास प्राधिकरण के पैमाने से या फिर जो उनका मापक था उससे अलग हो रहे थे, उनको भी अब केडीए में शामिल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं से अब उसका विस्तार हो जाएगा और जो नजूल है, नजूल का जो अध्यादेश है वो पारित किया गया है और उसमें जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड को करीब 4164 करोड़ रुपए सरकार देगी, जिसके जरिए जो वहां पर गरीब लोग हैं उनके लिए कॉलोनियां और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि का अर्जन किया जा सकेगा। सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा, मेरठ विकास प्राधिकरण को ये पैसे दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से ये विकास प्राधिकरण अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर उन जगहों पर विकास कार्य करेंगे, जिससे लोगों के अंदर रोजगार का एक नया सृजन भी पैदा होगा और कनेक्टिविटी बढ़ने से, कॉलोनियां डेवलप होने से जो लोग आज एक अलग छत के लिए तरस रहे उनको भी छत नसीब हो जाएगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर शनिवार को काउंटिंग सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट से होगी वोटों की गिनती शुरू और 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू होगी। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदरकी, मझवा में वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा कटेहरी, करहल, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में भी काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना में कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। एनडीए के दिग्गज नेताओं में उपचुनाव में जीत का दावा नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर
चीजों का रिजल्ट ये है कि जनता जानती है कि विकास रूपी दूध जनता को चाहिए, तो विकास रूपी दूध सत्ता पक्ष से ही मिलेगा। इस नाते हम लोग तो जनता के बीच में दुधारू गाय बन के गए, अब विपक्ष के लोग तो ठाठ गाय बन के गए, तो ठाठ गाय से कहाँ दूध मिलेगी? तो जनता दुधारू गाय के साथ अब विपक्ष झूठ कहीं चिल्ला रहा है। आप ही लोगों के स्क्रीन पर कल आएगा तो फिर मिलेंगे। अगले उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी योगी की लोकप्रियता है और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का सियासत संवाद नीचे कर लो भाई। आप लोग तो देखे हैं सपा की गुंडागर्दी, 2017 के पहले की स्थिति देखें कैसे गुंडागर्दी होती थी। आप स्वयं घूम रहे थे, ऐसा किसी बूथ पर कोई जबरदस्ती नहीं किया होगा, कोई कब्जा नहीं किया होगा। उनके शासन में तो मारपीट कर तोड़ लेते थे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने हैं और नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिलबिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। आप सब लोगों ने भी अपने एग्जिट पोल में दिखाया है, लेकिन मैं उसका स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि एग्जिट पोल में जो आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में नंबर दिखाए उससे भी अच्छे नंबर कल मतगणना के बाद आएंगे और झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में साइकिल पर हारने के बाद उन्हें क्या कहना है, इसका ये आर्गुमेंट वो पहले से तैयार रखते हैं कि जब वो हारेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो आज ही से बताया। अरे उनके चाचा जी ने जो ट्वीट किया वो देखा आपने? प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया वो देखा? दोबारा से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव करा, तो चुनाव रद्द करने की मांग कौन करता है? जो बताइए सर, आप बताइए। चुनाव रद्द होने की मांग कौन करता है? और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, कल एक महत्वपूर्ण दिन है उपचुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है। किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन का जो समय था वो पूरा हो चुका है। कल सभी 9 सीटों की काउंटिंग होनी है। 53,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा करीब 25,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स में पीएससी भी हम काउंट करते हैं, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश में एक अनुषांगिक संगठन है फोर्स का। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा नंबर है। कहीं से कोई बवाल ना हो, इसके लिए जो काउंटिंग स्थल है, जो जहाँ पे काउंटिंग होगा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और उनकी निगरानी, वहाँ से करीब 500 मीटर दूर जो एक मीडिया सरफेस, एक मीडिया गैलरी बनाई हुई है, वहाँ पर सीधे जो है जिला प्रशासन की निगरानी में काउंटिंग होगा कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हैं, उनके अंदर उत्साह है पूरा। अभी हम लोग जो है सुन रहे थे जी ओम प्रकाश राजभर को, जो अपने आप को दुधारू और माफ कीजिएगा विपक्ष को ठाठ गए बता रहे थे। तो तैयारी पूरी है, अब देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में भारत संविधान के अनुच्छेद 51 पर विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम तब आयोजित किया जा रहा है जब भारत का संविधान अपने अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 56 देशों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद पहुंचे हैं, जो 22 से 24 नवंबर तक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो 25वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत का संविधान अंगीकार होने के अपने अमृत महोत्सव के वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था और 26 नवंबर 2024 भारत के लिए वह दिन होगा जब भारत का संविधान अंगीकार होने का अमृत काल प्रारंभ होगा। इस अवसर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 पर आधारित विश्व के माननीय न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का यह सम्मेलन अत्यंत ही प्रेरणादायी, आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुरूप विश्व शांति, सुरक्षा और सौहार्द की स्थापना के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दृष्टि से इस पूरे आयोजन में उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में आप सभी माननीय अतिथियों को, बहुत सारे अतिथि ऐसे होंगे जिनको कई बार इस सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त होगा और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमएस के संस्थापक और आज से 25 वर्ष पहले जिनके नेतृत्व में और जिनके मार्गदर्शन में यह सम्मेलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था, आज वे भौतिक दृष्टि हमारे बीच में नहीं है। श्री जगदीश गांधी जी, जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मरण किया गया, मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की संयोजिका और संस्था की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन जी को इस सम्मेलन के लिए किसी जगदीश गांधी जी ने जो एक शुरुआत की थी आज से 25 वर्ष पहले, उसको उन्होंने अनवरत रूप से आगे बनाए रखा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए
दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24।